नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कई दिनों से हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमसे अनुरोध किया कि अरिजीत सिंह ने एक बड़ी घोषणा कर दी है और इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। मैं जरा ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इसके क्या कारण हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरिजीत सिंह बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरिजीत सिंह लगता है कि मेंटली किसी समस्या से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि असल में जब सफलता आ जाती है तो दुनिया भर में इस तरह के रिकॉर्ड्स रहे हैं जब बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी यकायक कोई फैसला ले लेते हैं और वो अपने उस प्रोफेशन से अलग हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी पहचान हुई हो और ऐसा लगता है कि कोई क्रिकेटर हो, कोई हॉलीवुड का स्टार हो, बॉलीवुड का स्टार हो। कई ऐसे दृष्टांत हैं जब लोगों ने जब वो टॉप पोजीशन पर पहुंचे तो उन्होंने यकायक संन्यास ले लिया। हॉलीवुड के बहुत सारे स्टार हैं और स्पोर्ट्स स्टार तो बहुत सारे हैं ऐसे जो अपने टॉप पर रहे और उसके बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। और अक्सर जब इस बात की लोग जानकारी लेने की कोशिश की कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, जबकि अभी उनके सामने बड़ा लंबा करियर बाकी है। स्पोर्ट्स स्टार तो 2, 4, 5 साल खेल ही सकते थे। तब उन सब ने यही कहा कि देखिए ये वक़्त आ गया है, जब आप गुमनामी में रहें या आप चलें नहीं, आप स्टार नहीं रहें, लोग आपको तिरस्कार की नज़र से देखते रहें और तब अगर आप संन्यास लेने की बात करेंगे तो लोग इसका मज़ाक उड़ाएँगे, हँसी उड़ाएँगे। लोग कहेंगे कि साहब वैसे भी रिटायर हो गया था, रिटायर हो जाना चाहिए। इसलिए जब आप टॉप पर होते हैं, तब आप जब घोषणा करते हैं, तो अपने अपने चाहने वालों के दिल में, अपने पसंद करने वालों के दिलों में आप हमेशा राज करते हैं। और वो एडमायर करते रहते हैं कि नहीं अभी तो उनके पास ज़िंदगी ब बची हुई थी, वो अपने इस विधा में परफ़ॉर्म कर सकते थे। अगर कोई स्पोर्ट्स स्टार है, तो अपने स्पोर्ट्स में परफ़ॉर्म कर सकते हैं, फ़िल्म स्टार है, तो फ़िल्म में कर सकते हैं, कोई सिंगर है, तो गायकी में कर सकते हैं। लेकिन अरिजीत सिंह ने यकायक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुँचते हैं वो और दिल्ली पहुँच कर के पद्मश्री अवार्ड लेते हैं। आप हैरान हो जाएँगे कि अरिजीत सिंह की झोली में छोटे-बड़े 100 100 से अधिक अवार्ड्स हैं, 100 से अधिक। छोटा-छोटा ज़िक्र कर रहा हूँ, जी सिने अवार्ड, आईफा अवार्ड, मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड नहीं, ये जी सिने अवार्ड, आईफा अवार्ड, मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड बिल्कुल नहीं। 2 नेशनल अवार्ड हैं और 8 या 7 फ़िल्म फेयर अवार्ड हैं। जिस फ़िल्म फेयर अवार्ड के लिए रफ़ी साहब भी तरसते थे। 3-4 फ़िल्म फेयर अवार्ड ही मिले होंगे रफ़ी साहब को भी। लेकिन 7-7 फ़िल्म फेयर अवार्ड इक्विवेलेंट टू किशोर कुमार। ऐसे जुबली गायक के बरक्स 38 साल के अरिजीत ने अपना मुकाम बना लिया और श्रोताओं के दिलों पर राज कर रहे हैं। जब से वो इंडस्ट्री में आए हैं तब से लगातार 2005 में लोगों ने पहली बार उनको गुरुकुल फेम एक म्यूजिक टैलेंट कंपटीशन था। उसके बाद जो वो दुनिया की निगाह में आए, फिर वो आते चले गए और फिर प्लेबैक सिंगिंग का भी उनका सफर शुरू हुआ और फिर लगातार हिट गाने देते रहे। कुछ गाने ऐसे भी रहे जो बहुत नहीं चल पाए, लेकिन कुछ तो कल्ट हो गए। साहब 7-7 फिल्म फेयर अवार्ड लेकर के बैठे हुए हैं, 2 नेशनल अवार्ड लेके बैठे हुए हैं, आईफा अवार्ड लेके बैठे हैं, जी सिने अवार्ड लेके बैठे हैं, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड लेकर के बैठे हैं और ऐसे-ऐसे 100 के करीब अवार्ड लेकर के ये जनाब बैठे हैं और आखिर में 2025 के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पद्मश्री अवार्ड लेने ये दिल्ली आए और पद्मश्री अवार्ड उन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद दर्शकों का दिल तोड़ दिया।
ये बात कैसे हो सकती है? क्यों लिया उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास? आखिर क्या बात थी जो अरिजीत को इतना परेशान कर रहा था कि उनको संन्यास दिलवा दिया? या उनके मन में कुछ और बात चल रही थी? 2005 में ही, या उनकी जो निजी जिंदगी है, आपको मालूम है कि अरिजीत मुंबई से लौटकर कोलकाता में भी नहीं रुके। वो अपने गांव चले गए, मुर्शिदाबाद। वहां उन्होंने स्टूडियो बनाई। अजीब सूफियाना है, मिजाज इनका अजीब सूफियाना है। और इस तरह के सूफियाना मिजाज वाले जो लोग होते हैं, उनको स्टारडम इफेक्ट नहीं करता। स्टारडम के वो शिकार नहीं होते कि वो बहुत बड़े स्टार हैं। लोग उनको देखने के लिए, लोग उनसे मिलने के लिए, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए, लोग उनका एक तराना सुनने के लिए लालायित हैं। ऐसे हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों श्रोता है, करोड़ों दर्शक हैं जो अरिजीत की एक झलक, अरिजीत का एक गुनगुनाना, सब कुछ देखना और सुनना चाहते हैं। वो अरिजीत एक झटके में ये कह दे कि अलविदा, अब हो गया, और अब आज के बाद से मैं प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगा। प्लेबैक सिंगिंग का मतलब ये हुआ, ये जो रूपहले पर्दे होते हैं ना, रूपहले पर्दे पर जो एक्टर गाते हैं, वो एक्टर की तो बस की बात नहीं है। बहुत बहुत जमाने पहले जब फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, उस समय में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जो एक्टर होते थे वही गाते थे, और मोस्टली जो गाने वाले लोग होते थे वही एक्टिंग करते थे। ये बहुत शुरुआती दौर था हिंदी फिल्मों का। तो अब तो वो जमाना नहीं है। हालांकि देखने सुनने में बहुत बड़े स्मार्ट हैं, या खुद फिल्म भी कर सकते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन वो अरिजीत सिंह यकायक रूपहले पर्दे से गायब हो जाएं, घोषणा कर दें कि अब आगे से वो फिल्मी गाने नहीं गाएंगे और फिल्मी सफर उनका खत्म हो गया। ये घोषणा क्यों कर दिया? मित्रों, ऐसा नहीं है कि फिल्मों में गाने वाले लोग ही मशहूर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ नाम देता हूं, आप सभी जानते हैं, मैं कोई नया नाम नहीं बता रहा हूं। लेकिन पंडित जसराज मुकाम हासिल किया, पंडित भीमसेन जोशी मुकाम हासिल किया, कुमार गंधर्व मुकाम हासिल किया, किशोरी अमोनकर मुकाम हासिल किया, शोभा गुरटू मुकाम हासिल किया। और ये सभी प्लेबैक सिंगिंग में एक आध दो फिल्मों में कभी यदा कदा इन्होंने अपनी आवाज दी है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। पंडित भीमसेन जोशी ने भी दिया है, पंडित जसराज ने भी दिया है। कुमार गंधर्व के भी यूज किए होंगे। मैंने सुना नहीं है कि फिल्म में कुमार गंधर्व का की कोई आवाज, लेकिन पंडित जसराज और भीमसेन जोशी की तो सुनी होगी आपने। लेकिन ये सभी मूर्धन्य गायक रहे, संगीतकार रहे, और हस्ताक्षर रहे संगीत जगत के। सारे प्लेबैक सिंगर इन्हें पैर छू करके ही प्रणाम करते थे, क्योंकि जब आवाज निकलती थी तो लगता था साक्षात सरस्वती गुनगुना रही है। इनकी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती ही विराजमान रहती थी। कोई फिल्म स्टार, बड़ा से बड़ा फिल्म स्टार, बड़ा से बड़ा गायक पंडित भीमसेन जोशी के सामने कुछ नहीं, जसराज के सामने कुछ नहीं, गंधर्व के सामने कुछ नहीं, किशोरी अनमोलकर के सामने कुछ नहीं। बड़े से बड़े गायक, खुद लता मंगेशकर जो स्वर साम्राज्ञी थी, वो भी किशोरी अमोनकर को मानती थी, शोभा गोटू को मानती थी। ऐसे कलाकारों को फिल्मी गायक गायिकाओं ने पूरा सम्मान दिया है। तो ऐसा नहीं है कि अरिजीत की जिंदगी तबाह हो गई। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि अरिजीत कई थपेड़ों से गुजरे हैं। अब ये थपेड़ा नंबर 1 देख लीजिए। अभी मैं आता हूं, जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है उस पर भी आता हूं। मुझे मालूम है आप सभी इंतजार कर रहे होंगे कि उस पसंदीदा सब्जेक्ट की तो चर्चा मुझे करनी ही करनी है, करना ही पड़ेगा। अरिजीत की चर्चा हो और भाईजान की चर्चा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं आता हूं भाईजान पे। ये भाईजान के पहले की घटना मैं जिक्र कर रहा हूं, 2012-13 की। 2005 में रूपरेखा बनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एक लड़की, जो बहुत खूबसूरत गाती भी थी, रूपरेखा बनर्जी से मुलाकात होती है।
गुरुकुल प्रेम के दौरान, और फिर वो मुलाकात दोस्ती में, दोस्ती फिर प्रेम में, और उसके बाद 2013 में शादी हो जाती है। लेकिन अब आप देखें कि ऐसा सूफियाना मिजाज का व्यक्ति, 13 में शादी होती है, साल भर वो शादी नहीं चलती है। इसलिए कभी-कभी आपको लगता होगा कि जो बिल्कुल टॉप पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, कई झंझावातों से भी गुजरता है, कई दर्द से भी गुजरता है। बेइंतहा दर्द भी वो अपने अंदर समाये हुए है। आप कल्पना कर सकते हैं, 2005 में मुलाकात होती है, 7 साल 8 साल की दोस्ती होती है, गहरी दोस्ती होती है। 7-8 साल का प्रेम कोई ऐसा ही प्रेम नहीं हुआ होगा। गहरी दोस्ती हो गई होगी, दोनों एक दूसरे को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, दोनों एक दूसरे की गलती को, अच्छाई को, बुराई को, सबको समझते होंगे। गलती को दूर करके दोनों करीब आए होंगे, तब इन्होंने शादी की होगी। लेकिन वो शादी होने के बाद साल भर 12 महीने भी वो शादी नहीं चले, और शादी टूट जाए, टूटे तो फिर ऐसा कि डिवोर्स ही हो जाए, डिवोर्स हो जाए। और फिर ठीक 2014 में 1 साल के बाद, साल फिर 12 महीना नहीं बीता, 12 महीने के अंदर शादी टूट गई, और फिर अगला 12 महीना नहीं बीता, अरिजीत ने शादी कर ली। और किससे शादी की? अरिजीत ने फिर एक शादीशुदा से शादी की, और वो अरिजीत की पुरानी दोस्त है, स्कूल की दोस्त कहलाती है। कोयल रॉय से शादी की। रूपरेखा भट्टाचार्य बैनर्जी पीछे छूट जाती हैं, और रूपरेखा बैनर्जी भी अपनी दूसरी शादी कर लेती हैं, और एक भट्टाचार्य से शादी करके वो अपनी जिंदगी बसा लेती हैं, कोलकाता में रहती हैं, एक बच्चे की मां हैं। दूसरी तरफ अरिजीत सिंह, 2 बेटे, अली और जुलू, 2 बेटे हैं। 2 बेटे के पिता हैं, जो उनकी दूसरी वाइफ है कोयल रॉय, और कोयल रॉय की पहले पति से एक बेटी है। मतलब अरिजीत और कोयल को 3 बच्चे हैं। अरिजीत ने कोयल की पहले पहले पति से जो पुत्री है, उनको भी एडॉप्ट कर लिया है। अब पहले पति से जो बच्चे हैं, उसको मिला करके 3 बच्चे के माता-पिता हैं अरिजीत और कोयल रॉय। कोयल भी सिंगर हैं, वो भी गाती हैं। लेकिन रूपरेखा बैनर्जी से साथ टूटा। 8-9 साल की गहरी दोस्ती, और उसके बाद उनके फिल्मी करियर में भाईजान की एंट्री हो गई, और भाईजान ने उनके करियर को एक प्रकार से तबाह कर धमकाया, डराया, बाहर कर दिया। बाहर हो गए, जैसे विवेक ओबराय हुए थे, जैसे और लोग बाहर हुए थे। तो फिल्मी करियर पे जो ग्रहण लगाने का काम है भाईजान का, इनका चला। भाईजान ने इनको बाहर कर दिया, और यह सिलसिला 6 वर्षों तक चला। बीच में सार्वजनिक रूप से फेसबुक पे, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अरिजीत सिंह ने भाईजान से माफी मांगी। इस बारे में मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है। उसके बाद भी पैच नहीं हुआ। हाल के दिनों में कहा जा रहा था कि नहीं, वो गलवान के लिए कुछ उनका फिर से संपर्क हो गया है। गलवान एक मूवी आ रही है। मैं तो नहीं कहूंगा किसी को देखने के लिए गलवान, भाईजान की मूवी। भाईजान में अब कुछ बचा नहीं है। वो एक नाटक कर रहा है भाईजान, कि ये अभी धुरंधर आया ना, और उसके बाद अभी बॉर्डर 2 आया है, तो इसी सीरीज में गलवान कर लो, ताकि सरकार के करीब पहुंचा जाए, नेशनलिस्ट मूवी बनाया जाए। क्योंकि बड़ी आलोचना हो गई है भाईजान की। भाईजान की जो आलोचना हुई है सुशांत सिंह एसएसआर के बाद, एसएसआर की मौत के बाद, जो पूरे देश के लोगों ने भाईजान को एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया है एसएसआर की मौत के बाद, उसके बाद भाईजान अपना इमेज बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, और इमेज बिल्डिंग के लिए उन्होंने गलवान को चुना है, कि इससे राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद दिखाएंगे, हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, ये भाईजान चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कि उनकी अभी तक जितनी मूवी आई 2020 के बाद, सारी की सारी सुपर डुपर फ्लॉप रही, गलवान भी फ्लॉप रहेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। हालांकि कथानक रियल स्टोरी पर है, रियल स्टोरी पर आधारित है। 2020 में ही, 19-20 में ही चाइना के साथ जो हमारे 200-300 जवानों ने उनके 2-3 हजार जवानों को कैसे पराजित किया,
गलवान घाटी में, ये उसी पर आधारित है। लेकिन अब उसके भी जो रियल हीरो हैं, उसको भी इस प्रकार का किरदार जो है, वो ठीक से न्याय कर नहीं पाएगा। लेकिन करने की कोशिश करेगा, दर्शकों का प्यार पाने की कोशिश वो करेंगे। हालाँकि मुझे मालूम है कि एसएसआर के जितने प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, वो इस फ़िल्म को नहीं देखेंगे, बायकॉट करेंगे। मैं अभी से कह रहा हूँ आपको। एसएसआर वॉरियर इनके मूवी को देखने नहीं जा रहे हैं, ये बात तय मान के चलिए आप। फिर बायकॉट होगा। मैं भी बायकॉट करूँगा। मैं तो तब तक बायकॉट करूँगा जब तक कि एसएसआर को न्याय नहीं मिल जाता है। उसमें क्लीन चिट नहीं मिल जाता है भाईजान। भाईजान कोई डायरेक्टली केस में तो इन्वॉल्व नहीं है। किसी ने एफआईआर तो इनके खिलाफ किया नहीं है। लेकिन बच्चा-बच्चा इनकी भूमिका को जानता है। दिशा और एसएसआर की मौत के पीछे कौन-कौन खिलाड़ी हैं, बच्चा-बच्चा जानता है। भले ही कुछ दलाल किस्म के जो पत्रकार हैं, वो नहीं जानते हो। वो जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, पीआर करने वाले लोग हैं, वो नहीं जानते हो। तो अरिजीत के करियर की तबाही भी इसी भाईजान ने की है। अब ये और बात है कि उसकी वजह से इन्होंने संन्यास लिया है। संन्यास लेने में निश्चित रूप से अभी जैसे एक प्रकरण आया है, ए आर रहमान का। कल ही वहीदा रहमान का एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ है स्क्रीन पे। वहीदा रहमान जी ने कहा कि ये हमारा देश है, खबरदार इस तरह की बात मत किया करो। उम्र के साथ उम्र बढ़ती है, तो लोगों को काम मिलना बंद हो जाता है। नया खून आता है, नई एनर्जी आती है, नया सोच आता है और नई सोच के साथ इंडस्ट्री आगे बढ़ती है और सबको काम करने का मौका मिलता है। आप में दम है, आप में ताकत है म्यूजिक कंपोज करने की, तो आप करते रहिए, आपको काम मिलेगा। आप मांगने जाइए। लेकिन ये आप डिविसिव जो नैरेटिव चलाना चाहते हैं, वो मत चलाइए। वहीदा रहमान जी ने कहा है, भारत में कोई कम्युनल डिफरेंसेस नहीं है इस तरह से जिस तरह से आप बोल रहे हैं। बॉलीवुड कम्युनल इस पे बटा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी धुरंधर में जो गायक है वो कौन है? वो शहजाद अली ही है। धुरंधर में उन्होंने अपना अपना आवाज दिया है। फिर तो कम्युनल ग्राउंड पर कोई बटा हुआ नहीं है, ये नैरेटिव मत चलाइए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो गोल्डन एरा था, जब अरिजीत आगे बढ़ रहे थे और अरिजीत को लग रहा था कि कई फिल्मों में उनकी आवाज ली जा सकती थी और वहां पर इस खान गैंग ने राजनीति कर दी इनके साथ और इस बेचारे को अरिजीत को छोड़ना पड़ा बॉलीवुड। कोलकाता जाना पड़ा, अपने गृह राज्य लौटना पड़ा और गृह राज्य में भी अपने गांव वो लौट के चले गए इन लोगों से परेशान होकर के। एक सूफियाना मिजाज का व्यक्ति, सरस्वती की पूजा करने वाला व्यक्ति, एक सुंदर और बेहतरीन आवाज का धनी, सुर का मालिक, वो इन लोगों के प्रपंच में कैसे पड़ सकता था? भाईजानों के प्रपंच में, जहां दाऊद जी का आता है, ब्लैक मनी लगा दो, डायरेक्टर को लगा दो, इस म्यूजिक इस गायक को लगा दो, ये ब्लैक मनी चलाने में मेरा धंधा काम करेगा। ये सिनेमा का सिनेमा हॉल बुक कर देगा, वहां ब्लैक मनी खप जाएगी। तो उसमें कहां ये बेचारा एक एक बहुत ही इनोसेंट सा व्यक्तित्व, संपूर्ण गवई व्यक्तित्व, मोटरसाइकिल चलाने वाला, मोटरसाइकिल से छोटे-मोटे बाजारों में घूमने वाला लड़का, वो कहां मुंबई के इस चकाचौंध, ये मायावी दुनिया में कहां फंसता। और रफी साहब भी कहते थे कि साहब हम तो बचपन में हमारी गली में वो एक बांसुरी वाला आता था और मैं उसी की बांसुरी को सुन सुन करके मैंने गाना सीख लिया। वो बांसुरी वाला जब हमारे गली में बजाते हुए एक सूफी आते थे और रफी साहब कहते हैं कि सूफी आते थे, वो बांसुरी बजाते हुए हमारी गली से निकल जाते थे। मैं रोज उस बांसुरी वाले के पीछे दौड़ा दौड़ा जाता था और जिस जिस लय में वो बांसुरी बजाता था उसी लय में मैं गाना गा देता था। तो एक दिन बांसुरी वाले ठहर करके कहा कि बेटा तुम एक दिन बहुत बड़ा गायक बनोगे। लेकिन रफी साहब जैसा हरदिल अजीज, जिसको स्वयं अमिताभ बच्चन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उससे नेकदिल इंसान कोई हुआ नहीं, तो वो दौर तो खत्म हो गया। वो नौशाद का जमाना चला गया, वो शकील का जमाना चला गया, वो साहिर का जमाना चला गया। अब ये खान का जमाना आ गया, ये खानों का जमाना आ गया, फर्जी लोगों का जमाना आ गया जिसमें एक्टिंग नहीं, बस शरीर दिखाता है। ये खानों का जमाना है, एक्टिंग कुछ भी नहीं है, जीरो। तो ये खान जो है, एक परफेक्शनिस्ट खान है जो टोटल इम्परफेक्ट है अपने लाइफ में। अभी तीसरी कर रहा है, आपको मालूम ही है, इस पर मैं आपको बता चुका हूं। तो इस बॉलीवुड से एक प्रकार से हो सकता है कि इस प्योर सोल को नफरत हो गई हो।
और इस बेचारे के बस की बात नहीं हो कि जाकर के पॉलिटिक्स करें, गैंग बनाएं, म्यूजिक पाएं, सुट्टा खींचें, कस लें, मेरिजुआना पिएं, वो ड्रग दो का बड़ा बड़ा नाटक होता है। लेकिन ये ड्रग माफिया, ड्रग कार्टेल के बीच में कहां अरिजीत सिंह टिकेगा, कहां टिकेगा? तो भाई अरिजीत सिंह, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया। इस चरसी गैंग को अगर आपने छोड़ दिया है तो आपका समझिए कि दिन दूना रात चौगुना बढ़ने की स्थिति होने वाली है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इस चरसी गैंग को जितना जल्दी छोड़ना था छोड़ दीजिए। और प्लेबैक सिंगिंग का मतलब खाली यही है क्या? बांग्ला में गाइए ना, कोलकाता में गाइए, वहां इनकी नानी नहीं जाती है वहां पे। बांग्ला में क्या है, तो हिंदी भी नहीं बोल पाते, बांग्ला तो छोड़ दीजिए, मराठी तो छोड़ दीजिए। तो बांग्ला में गाइए, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री को एक बार इकट्ठा दोबारा जिंदा कर दीजिए। मृत प्राय पड़ा हुआ है। ये हम हमारी ममता दीदी दीदी ने जो कुछ भी कसर था वहां के कला, वहां की कला संस्कृति को, वहां इन्होंने पूरा रोहिंग्या में कर दिया है। वहां इनका दूसरा खेल जारी है। वहां तो पॉलिटिकल इस्लाम कब्जा कर रहा है। कभी आप सोचिए, वो जो आज बांग्लादेश है, नूरुल हसन वहां थे, नसरुल हसन, अब उनकी शायरी होती थी, अब वो नहीं है वहां पे। अब वो बांग्लादेश भी खत्म हो गया, अब वो पॉलिटिकल इस्लाम कब्जा लेता जा रहा है। अजीब स्थिति है। लेकिन फिर भी अगर अरिजीत सिंह चाहेंगे तो कोलकाता में बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। मतलब अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। और आप वीडियो एल्बम बनाइए, अपना मौसीकी तैयार कीजिए, अपना म्यूजिक तैयार कीजिए। मैं जानता हूं एक हमारी मित्र हैं, उनका लड़का शायद इनके साथ काम कर रहा है, वो पटना के रहने वाली है। उनका लड़का इनके साथ मुर्शिदाबाद में इनके साथ मिलकर काम कर रहा है। वो लिरिसिस्ट है, गाने लिखता है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बेहतरीन म्यूजिक स्टूडियो, एक बेहतरीन कंपोजर और एक बेहतरीन गायक भारत को मिलने वाला है। अरिजीत बर्बाद होने वाला नहीं है। अरिजीत अगर प्लेबैक सिंगिंग से खुद को हटा ले तो अरिजीत तो समझिए संगीत के हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। और मैं अरिजीत से अनुरोध करूंगा कि आप फिल्म का इतना बड़ा विशाल स्टूडियो तैयार कीजिए जिसमें एंटर करने के लिए लोग लालायित हो जाएं। ए आर रहमान ने अपने घर में तमिलनाडु में बना लिया था, अपने घर में ही, अपने बैकयार्ड में ही स्टूडियो बनाया था, और वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो था उनका। बेहतरीन सिंथेसाइजर्स वगैरह थे, हाईली इक्विप्ड स्टूडियो। आजकल तो वो दुबई चले गए हैं साहब। अब तो शेख की बादशाहत में है वो, शेख की मेहमान नवाजी फरमा रहे हैं वो। तो ये साहब, ये बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अरिजीत ने अगर बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगिंग से खुद को अलग किया है तो आने वाले दिनों में एक नया अरिजीत आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि वो कंपोजर के रूप में हो, वो लिरिसिस्ट के रूप में हो, वो गायक के रूप में हो, या एक फिल्म या एक म्यूजिक बिजनेस टाइकून के रूप में हो, मुझे नहीं मालूम। जो सुफियाना मिजाज है उससे मुझे लगता नहीं है कि म्यूजिक बिजनेस में वो खुद को डेवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर वो करते हैं तो उनके पास एक लेगेसी है और म्यूजिक बिजनेस को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब हजारों करोड़ की खुद की मिल्कियत, आज तो हजारों करोड़ का ब्रांड वो खुद हैं, हजारों करोड़ का विजिबल, जिसको आप कहते हैं कि जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसमें वो खुद को तब्दील कर लें तो आप अचंभित नहीं होइएगा। तो ये पलायन नहीं है, ये नई यात्रा का सफर है। इंतजार कीजिए। हमारी दुआ है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि अरिजीत नई यात्रा में कामयाब हों और ये जो प्लेबैक सिंगिंग चर्चियों का जो बॉलीवुड है, इसको उन्होंने तिलांजलि दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कभी बॉलीवुड बदला तो देखा जाएगा। अरिजीत ने ऐसी कोई कस्में नहीं खा ली हैं कि हम नहीं ही गाएंगे। अभी उन्होंने कहा है कि हम अभी सफर रोकते हैं, लेकिन संगीत का सफर उनका जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।